हेलो एवरीवन, ग्रीक वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं हैमलेट प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। हैमलेट जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है शेक्सपियर का लिखा हुआ, इसकी समरी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एग्जाम्स में आपको कोट्स भी आ सकती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यू आर रियली गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फीडबैक्स भी दीजिए कमेंट्स की फॉर्म में। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये पीडीएफ्स मिलेगी, दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर कॉन्टैक्ट करिए एंड यू विल बी टोल्ड द वे टू ग्रैब द पीडीएफ। MEG 02 कवर करने के लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट आरटीसीज प्रोवाइड की हैं। ये 2 वीडियोस हैं स्पेसिफिकली। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये 2 वीडियोस आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी एनहांसमेंट होगी आपकी नॉलेज में। Let us begin from the first quote, which is most famous quote we can say after Jane Austen's "The truth is universally acknowledged." उसके बाद की सबसे फेमस लाइन्स हैं "To be or not to be, that is the question." To be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. कहाँ से ली गई है? एक्ट 3 सीन 1 से, शेक्सपियर के हैमलेट प्ले से। और हैमलेट ने ही ये लाइंस बोली हैं जब वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर में हैं, मोर्टालिटी को कंटेम्पलेट कर रहे हैं। दिस इज दी रेफरेंस। इसके बाद आएगा कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस रहे जिसमें ये लाइंस बोली गई। सोलिलोक्वी है ये तो एक, ये वर्ड तो आप एंटर करना नहीं भूलेंगे। हैमलेट अकेले हैं स्टेज पर, रिफ्लेक्ट करें लाइफ और डेथ का नेचर। द स्पीच अकर्स इन एक्ट 3 सीन 1। अगर एक्ट और सीन याद ना रहे तो नॉट अ ट्रबल, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सिर्फ एक प्ले का याद नहीं रखना है, बहुत सारे प्लेज होंगे तो याद नहीं भी रहता है तो नॉट अ बिग डील। हैमलेट बहुत डीपली ट्रबल्ड है बाय द स्टेट ऑफ हिज वर्ल्ड एंड हिज पर्सनल सफरिंग। आसपास ये क्या हो रहा है? माय फादर इज डेड एंड माय मदर इज गेटिंग मैरिड। कंटेम्पलेट करें मॉरल लेजिटिमेसी ऑफ सुसाइड। तो सुसाइड तक कंटेम्पलेट कर लेते हैं कि मुझसे ये सब कुछ टॉलरेट नहीं हो रहा, अब रहा जाए या ना रहा जाए। टू बी और नॉट टू बी, ये एक इंटरनल डिबेट उनके साथ चल रहा है। इट कम्स आफ्टर हैमलेट हैज लर्नड फ्रॉम द गोस्ट ऑफ हिज फादर अबाउट क्लॉडियस ट्रेचरी। क्लॉडियस ने किस तरीके से उन्हें धोखा दिया है, और हैमलेट बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो गए ये सोच कर कि आई नो एवरीथिंग, फिर भी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। अब इन लाइंस के बारे में जानते हैं। Hamlet delivers the renowned soliloquy beginning with "to be or not to be." That is the question. At this moment, he is contemplating whether it is better to endure life suffering or, to suffer or to end the life. The slings and arrows of outrageous fortunes. उन्हें लगता है कि पूरा जो उनकी किस्मत है ना, उनके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है, किस्मत उन पर तीर चला रही है। Or to fight against these troubles and potentially end them. क्या मैं इन ट्रबल्स के अगेंस्ट हथियार उठाऊं या फिर उन्हें फेस करूं, या फिर जो चल रहा है जैसा चल रहा है रहने दूं और अपनी लाइफ को एंड कर दूं। He is deeply conflicted about the idea of suicide as an escape from this pain. पेन से एस्केप होने का बहुत से लोग ये तरीका भी अपनाते हैं, बट वी नेवर नो इसके बाद कितनी पेन्स छुपी हैं हमारे लिए। तो ये सोलिलोक्वी बेसिकली हाईलाइट करता है हैमलेट का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, उनकी एक ट्रबल, उनका एक डिलेमा, उनकी स्ट्रगल विद द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड ही सेज टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट कोट जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज वेरी पॉपुलर बाय इट्स टाइटल, फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन।
इस कोड को और बहुत सारी कोड को आप लोग पाएंगे पीडीएफ्स में, पीडीएफ पैकेज इसीलिए मैंने आपके लिए क्रिएट किया है कि आप आराम से तसल्ली से अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। तो अब बढ़ते हैं इस कोड की तरफ। रियलिटी द नेम इज विमेन, अ लिटिल मंथ और एर those shoes were old, with which she followed my poor father's body. Like Niobe, all tears, why she, even she, O God, a beast that wants discourse of reason, would have mourned longer. तो ये है एक्ट 1 सीन 2। आई एम सेइंग अगेन कि अगर आपको एक्ट और सीन याद नहीं रहते हैं, नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि बहुत सारे प्लेस हैं, आप एटलीस्ट इतना जरूर याद रखेंगे कि ये शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट हैमलेट की ही एक स्पीच है, एक सोलिलोक्वी है, जिसमें वो लिमेंट करते हैं फीमेल्स की वीकनेस और बीट्रेयल। As I said, in this passage also he is speaking to himself during a soliloquy. Soliloquy का मतलब ही यही होता है कि कैरेक्टर अपने आप से बात कर रहे हैं, and that all that speech is to be listened by the audience. ऑडियंस को सुनाने के लिए वो बात की जाती है, हमें ये बताने के लिए कि कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है। He has just learned about his mother Queen Gertrude's quick remarriage to his uncle Claudius very shortly after the death of his father, और ये शायद किसी को भी पसंद नहीं आएगा। फादर किंग हैमलेट की अभी अभी डेथ हुई है, एंड मदर इज अबाउट टू गेट मैरिड। हैमलेट इज फिल्ड विद ग्रीफ एंड डिस्गस्ट ओवर what he perceives as his mother's betrayal, कि मेरी मदर ने मेरे फादर को धोखा दिया है। थोड़ा तो मोर्निंग कर लेती, थोड़े दिन तो शोक मना लेती, क्या जरूरत थी इतनी रैपिड ट्रांजिशन की। ये एक्सप्लेनेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक स्टोरी ऑफ नियोब। दिस इज अ ग्रीक माइथोलॉजी। नियोब was a woman from Greek mythology and the name today means fern. उनको याद किया जाता है एक ऐसी मदर के लिए जिनका बहुत ज्यादा प्राइड और बहुत लैक ऑफ सबमिशन था टुवर्ड्स गॉड, एंड that led her to lose all her 12 children. और ऐसा माना जाता है ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि नियोब शायद आज तक अपने बच्चों का जाना मौन कर रही हैं। अब पढ़ते हैं इन लाइंस का मतलब। सो हैमलेट लिमेंट करते हैं अपनी मदर की रैपिड मैरिज को, रैपिड रीमैरिज को, आई मस्ट से, टू क्लॉडियस जस्ट अ मंथ आफ्टर किंग हैमलेट्स डेथ। ऐसा कैसे हो गया? He expresses his frustration with women's perceived frailty and insincerity using the line frailty thy name is women. देखिए कितना स्टेरियोटिपिकली जेनरिक भी बना दिया इस टर्म को कि ये तो सबके साथ है, फीमेल इज दी अनदर नेम ऑफ इनसिंसेरिटी। और अपनी मदर को क्रिटिसाइज करते हैं उनके हेस्टी शिफ्ट के लिए फ्रॉम मोर्निंग टू मैरिज। उन्हें तो शोक मनाना चाहिए था, वो शादी कर रही हैं। हैमलेट फील करते हैं कि उनका जो थोड़ा बहुत भी ग्रीफ रहा होगा ना, दैट वॉज सुपरफिशियल, दैट वॉज आर्टिफिशियल, कॉन्ट्रास्टिंग हर बिहेवियर विद द डीप मॉर्निंग ऑफ नियोब फ्रॉम माइथोलॉजी। माइथोलॉजी की जो नियोब हैं वो तो आज तक ग्रीफ कर रही हैं, माना जाता है, इवन आज भी माना जाता है कि आज भी वो अपने बच्चों के लिए परेशान है, रो रही हैं। और हैमलेट कहते हैं कि इतना तो कोई एनिमल भी नहीं करता, इससे ज़्यादा ग्रीफ, इससे ज़्यादा मोर्निंग तो कोई एनिमल भी कर लेगा। एनिमल का भी जो सॉरो होगा वो जेन्युइन होगा, और मेरी मदर का सॉरो है ही नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन में आप अपने आंसर्स लिखेंगे, आपको एक कोड गिवन होगी, एग्जाम में आइडेंटिफाई करना होगा। इसी तरीके से हेडिंग डालिए, रेफरेंस उसको ब्लैक पेन से लिखिए और रेफरेंस की डिटेल को ब्लू पेन से। देन गो फॉर कॉन्टेक्स्ट, ब्लैक पेन, और इन दिस पैसेज जो मैंने शुरू किया यहाँ लिखना, उसको आप लोग ब्लू पेन से लिखिए। आपके वर्ड्स चेंज हो सकते हैं बट मोर और लेस यही रहेंगे। सेम गोज फॉर एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से इतनी ही वर्ड लिमिट जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज मोर देन इनफ। द बेसिक थिंग इज कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कई बार आपको 5 या 6 में से 4 आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं। कई बार एग्जाम्स में बहुत रेयरली सिर्फ 2 आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। सिर्फ 2 आते हैं तो 10 मार्क्स के होते हैं, और 4 आते हैं तो 5-5 मार्क्स का एक होता है। उसी के हिसाब से आपको अपनी लेंथ थोड़ी इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ेगी। वैसे जनरली
4 RTCs आएंगी आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड दिस मच इज मोर देन इनफ फॉर 5 मार्क्स। लाइव क्लासेस के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर लाइव क्लासेस व्हाट्सएप लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, और अगर आप पीडीएफ पैकेज लेना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम। Join the classes to cover all the topics in detail, that is always recommended. And once again, please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.